हिंदी में एक कहावत है और वो इंडिया में हाईवे के साथ और टू व्हीलर के साथ काफ़ी ऐप्ट होता है। कहावत कुछ ऐसा जाता है, मुकद्दर लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। और इसी के साथ वेलकम बैक ऑन माय चैनल द पार्ट 2 ऑफ द वीडियो कि हाउ टू राइड सेफली ऑन हाईवेज। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो भी मैंने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको शेयर किए होंगे। प्लीज़ डरिएगा मत, क्योंकि ये फैक्ट्स हैं, मतलब ये हो चुका है। जो एक सिंपल फैक्ट है कि 2022 में 75,000 टू व्हीलर्स लॉस्ट देयर लाइव्स। 75,000 टू व्हीलर चलाने वालों की डेथ हो गई। इनका रीज़न जब गडकरी साहब ने दिया तो बहुत सारे रीज़न दिए, लेन चेंजिंग, लोगों का ट्रैफिक रूल नहीं फॉलो करना एंड ऑल। बट एक डेटा ये भी कहता है इस आउट ऑफ 74,000 डेथ्स वन ऑफ द रीज़न वॉज पुअर विजिबिलिटी एंड पुअर रोड कंडीशन, जिसके बारे में गडकरी साहब ने कुछ नहीं कहा। गडकरी साहब तो कुछ नहीं कहेंगे, इनफैक्ट आपको कोई ये नहीं बताएगा कि ये सारे डेथ्स किस वजह से होते नहीं होते हैं। बट मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि आप अगर टू व्हीलर चला रहे हैं तो अपने हाईवे के ड्राइव को कैसे सेव कर सकते हैं। और अगर आपने मेरा पहला पार्ट देखा होगा तो आप ये समझ गए होंगे कि लॉन्ग डिस्टेंस पे निकलने, लॉन्ग डिस्टेंस राइड करने से पहले 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक, आपका सैडल, आप जो भी कैरी कर रहे हो वेट, वो प्रॉपर होना चाहिए, ना एक्सेस होना चाहिए ना कम होना चाहिए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। सेकंड, बाइक अपनी प्रॉपर चेक करवाओ। आप कभी भी ट्रिप के लिए रेडी हो रहे हो, ट्रिप का प्लान कर रहे हो, बाइक की सर्विसिंग कराओ, बाइक को टेस्ट रन दो, बाइक में चेक करो कुछ प्रॉब्लम आ रही नहीं आ रही, कुछ भी है वो प्रॉब्लम सारे बाइक ट्रिप करने से पहले करो। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग कि डू नॉट लीव एनीथिंग फॉर द लास्ट डे। दैट मीन्स कि लास्ट डे के प्रिपरेशन के लिए आप कुछ मत रखो। ऑलवेज हैव वन डे इन हैंड टू रेस्ट। रेस्ट बहुत ज़रूरी है किसी भी लॉन्ग डिस्टेंस राइड से पहले। और आप ये सब कर चुके होंगे तो आपने देखा होगा कि सुबह होने को है और मैं एमपी में इंटर कर चुका हूँ। पूरी रात बाइक चलाना was not a good decision बिकॉज मैं थोड़ा सा टायरिंग फील कर रहा था, तो काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ उस टायर्डनेस की वजह से। बट एनीवेज मैंने पहले के 3 चीज़ इंश्योर कर लिए तो मेरा वहाँ तक तो सॉर्टेड था। अभी इम्पॉर्टेंट है कि जब आप राइड स्टार्ट करते हो, व्हाट ऑल यू डू, आपने इंश्योर कर लिया कि आपकी बाइक प्रॉपर चेकड अप है, प्रॉपर ल्यूब्ड अप है, प्रॉपर फिक्स्ड है, आपका लगेज प्रॉपर फिक्स्ड है, आप प्रॉपर रेस्ट ले चुके हो। फोर्थ इन द लिस्ट, ऑलवेज वियर प्रॉपर गियर्स। कहने का मतलब जब भी आप राइड करते हैं तो प्लीज़ इंश्योर जो मिनिमम बेसिक सेफ्टी गियर्स होते हैं, प्रोटेक्टिव गियर्स लाइक ग्लव्स हो गए, हेलमेट हो गया, जैकेट हो गया, बूट्स हो गया, नी गार्ड हो गया, चिन गार्ड हो गया, बहुत सारे गार्ड्स आते हैं। बेसिक जो मिनिमम आपको इंश्योर करना चाहिए, अगर सबके पास सारे गार्ड्स वगैरह नहीं है दैट डजंट मीन कि आप राइड नहीं कर सकते हो, बट बेसिक जो आप इंश्योर कर सकते हो, एक शू होना चाहिए प्रॉपर, हाई एंकल शू आप कोशिश करो। बूट्स बहुत रीज़नेबल रेंज में आ जाते हैं, किसी भी कंपनी के अच्छे बूट्स आप ले लो। आप जैकेट रखो ही रखो, आप राइडिंग जैकेट नहीं अफोर्ड कर सकते हो, कोई भी अच्छा जैकेट रखो, आप जैकेट रखो ही रखो। थर्ड, हेलमेट आप इंश्योर करो ही करो। इंश्योर अगर आप क्रोनोलॉजी वाइज समझो तो आपको सबसे पहले हेलमेट पे इन्वेस्ट करना चाहिए, सेकंड आपको बूट पे इन्वेस्ट करना चाहिए, थर्ड आपको जैकेट पे थर्ड आपको ग्लव्स पे इन्वेस्ट करना चाहिए, फोर्थ आपको जैकेट पे इन्वेस्ट करना चाहिए, फिफ्थ नी, सिक्स ऑल अदर गार्ड्स। अगर आपके पास बजट है तो आपको सभी कुछ पे एक ही बार में खर्च करना चाहिए। एंड ऑलवेज गो फॉर द बेस्ट इन द मार्केट। देयर आर मेनी ब्रांड्स इन द मार्केट विच आर ऑफरिंग मिनिमम प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑल लॉट इश्यूज जो हाईवे पे होते हैं। तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से, बजट के हिसाब से इन ब्रांड को चेक कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि व्हाट आर दोज ब्रांड्स विच आर ऑफरिंग द बेस्ट इन दीज प्रोटेक्टिव गियर्स और बजट रेंज में, आप प्लीज़ वीडियो में कमेंट करिए, मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊँगा। सुबह के 7:30 बज चुके हैं, ट्रिप का अभी भी कुछ 21 घंटा दिख रहा है, बट थैंक्स टू द सनराइज़, आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं, व्हाट ए ब्यूटीफुल सनराइज़। और जो पूरे टू व्हीलर का एक बेसिक फ़न होता है ना, वो ये होता है कि आप मशीन पे हो, बट जिस तरीके से आप हर तरह से 360 डिग्री में आप फील कर सकते हो, इट गिव्स यू फ्रीडम फील, आप सब कुछ फील कर सकते हो। कार में कंफर्ट है, लग्जरी है, नो डाउट, बट
टू व्हीलर में वो जो कंफर्ट है फील का, दैट वो बहुत एडअप कर देता है कार के कंफर्ट से भी ज़्यादा। और इसलिए मैं कभी भी कार से ज़्यादा टू व्हीलर प्रेफर करता हूँ। एक तो आप पूरा 360 डिग्री व्यू का फील ले सकते हो, प्लस जो हवा होती है ना वो अलग ही फील देती है जब आप टू व्हीलर पे होते हो। आई एम श्योर कि जितने लोग भी राइड करते हैं इस बात से रिलेट कर पाएंगे। अभी भी ट्रिप का मेरा कुछ 21 घंटे का टाइम दिखा रहा है और बारिश अभी भी छिटपुट हो ही रही है। जहाँ रुक रही है मैं वहाँ वीडियो बना रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली बारिश को मद्देनज़र रखते हुए मैंने वो एक फ़िल्म सी आती है जिससे आप रैप कर सकते हो, लोग घरों में उसका यूज़ खाने को रैप करने में करते हैं। मुझे कोई और ऑप्शन दिख नहीं रहा था और मैंने किसी की वीडियो में देखा था, दे वर यूजिंग इट, तो मैंने वो ले रखा था। बट अनफॉर्चुनेटली मैंने प्रॉपर तरीके से देखा नहीं कि वो उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो हर मोमेंट पे जब भी मैं उसको पहले तो 1 घंटे मैं स्ट्रगल कर रहा था उसको उतारने में ही। उतारने के चक्कर में बारिश रुक जाती थी, फिर मैं भागता था, फिर बारिश होती थी, फिर उतारने का स्ट्रगल कर रहा था। तो ये स्ट्रगल रात भर चलती रही, तो मैं बहुत सारा फुटेज कैप्चर नहीं कर पाया। वॉइस का तो आपको मैंने अपडेट दे ही रखा है। एनीवेज, मैंने आपको 5 पॉइंट्स बता दिए। ये सारे पॉइंट्स के साथ आप किक स्टार्ट कर सकते हो अपनी जर्नी। सबको हाई बाय बोलो, सबको टेक केयर करने बोलो और आप किक स्टार्ट करो जर्नी। कभी भी आप करो, सुबह करो, शाम में करो, दोपहर करो, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से करो। आपका जब वाइब सेट होता है आप तब करो। जब मेरा वाइब सेट होता है, मुझे रात का वाइब अच्छा लगता है क्योंकि खाली होता है। जो ट्रैफिक का इनिशियल स्ट्रेस होता है वो मुझे लेना अच्छा नहीं लगता, पूरी वाइब ख़त्म कर देती है। तो मैं इसलिए कोशिश करता हूँ या तो अर्ली मॉर्निंग निकल जाऊँ या फिर लेट नाइट निकलूँ। तो आप अपने हिसाब से निकलो। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपने रोड हिट कर लिया। अब आप रोड हिट कर लिए, इन 5 पॉइंट के साथ आप रोड पे चला रहे हो, आप डिफरेंट जगह से जा रहे हो। अभी क्या, अभी आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ करना है, जो सबसे पहले रोड पे निकल के करना है आपको। सबसे पहला ब्रेक आपको 80 से 100 किलोमीटर में ले लेना है। एंड यही आपको ब्रेक थ्रू आउट द राइड रखना है। डजेंट मैटर कि वो ब्रेक 15 मिनट्स का हो, मिनिमम इंश्योर करिए 10 से 15 मिनट्स का ब्रेक हो। मिनिमम साइड में भी आप स्ट्रेच करके चलो तो 5 से 10 मिनट्स का आप ब्रेक लो। बॉडी स्ट्रेच करो, एक बारी झुको, एक बारी पीछे झुको, एक बारी राइट झुको, एक बारी लेफ्ट झुको, खड़े हो जाओ। चाय पीनी है चाय पियो, सुट्टा पीना है सुट्टा पियो। आपका जो भी रिफ्रेशमेंट है आप वो करो, अपने बॉडी को स्ट्रेच करो, देन गो। रीज़न बिंग होता क्या है ना कि बाइक में आपकी पूरी बॉडी एक मशीन के ऊपर बैठी हुई है, तो आप बहुत आपका ऑलरेडी एक एक्सरसाइज काइंड ऑफ होता रहता है विद वाइब्रेशंस, विद बम्प्स, जो भी रोड पे बम्प्स आते हैं या जो भी रोड पे जर्क्स आते हैं उसकी वजह से। और ना बॉडी में धीरे धीरे कहीं कहीं मसल्स ना स्टिफ हो जाते हैं। लाइक आप कांस्टेंट हैंडल बार पे आप हाथ रखे रहोगे तो आपको कहीं ना कहीं वो स्टिफ फील होना शुरू हो जाएगा। तो उसको आपको चेंज करते रहना है। तो बॉडी तो बाइक पे आपकी हमेशा प्रॉपर मूवमेंट में रहती है, लेकिन जैसे पैर वाला पार्ट हो गया, आपका वेस्ट हो गया, आपका कमर हो गया, आपका नेक हो गया, आपका हाथ हो गया, ये एक पर्टिकुलर पोजीशन में ही मूव कर रही होती है। तो इसको फ्री रखने के लिए ना, इसको हमेशा रिलैक्स रखने के लिए, लंबे डिस्टेंस पे आपको जाना है वो 1 घंटे 2 घंटे के लिए प्रिपेयर करके नहीं जाना है। आपको अपने लास्ट आवर्स का प्रिपेयर करके जाना है। कि मैं अपनी राइड का प्रिपरेशन इसलिए नहीं करा कि मुझे इनिशियल आवर्स में क्या प्रॉब्लम आएंगी। मैंने अपनी राइड का प्रिपरेशन करा है कि जब मैं राइड का 15वां घंटा या 20वां घंटा कंप्लीट करने वाला होऊंगा तब मेरी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएगा और मुझे क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी। तो उस हिसाब से हमेशा अपनी बॉडी को प्रिपेयर किया करो। तो ऑलवेज इंश्योर कि जब भी आप राइड स्टार्ट करते हो, आपने राइड स्टार्ट कर लिया, आप पहला ब्रेक या आप कांस्टेंट ब्रेक 80-100 किलोमीटर पे ले ही लिया करो। आपकी बाइक के लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है। अब आपने ब्रेक ले ही लिया है तो क्विकली आप अपनी बाइक का कंडीशन भी चेक कर लो कि आपका सैडल सही जगह पे है कि नहीं। चेक कर लो कहीं कोई लीकेज तो नहीं है। चेक कर लो कोई बोल्ट तो लूज़ नहीं हुआ है। चेक कर लो, आई मीन इट्स अ रैंडम चेक बट क्वाइट रिक्वायर्ड चेक, कीप्स यू सेफ एंड कंफर्टेबल। और इसी के साथ एक्सप्रेसवे की तो बातें अलग है, लेकिन अगर आप हाईवे पे चल रहे हो, खासकर नेशनल हाईवे पे चल रहे हो, तो 2 चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखो। एक, बना हुआ गड्ढा और चलती हुई गाय या इंसान कहीं भी किसी भी कोने से हाईवे पे आ सकता है। तो ऑलवेज कीप योर स्पीड इन लिमिट्स। जब मैं ये बोलता हूँ तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपकी स्पीड लिमिट 60, 70, 80, 90, 100 होना चाहिए।
मैं ये बोलता हूँ कि देयर इज़ ऑलवेज स्पीड मार्किंग ऑन द रोड। और अगर आप नोटिस करा होगा तो हाईवे का स्पीड अलग होता है। जब आप सिटी से क्रॉस कर रहे होते हैं, एक पॉपुलस टाउन से क्रॉस कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे स्पीड मार्किंग अलग होती है। ऑलवेज फॉलो दोज स्पीड लिमिट्स। कोशिश करिए, हमेशा कोशिश करिए कि स्पीड लिमिट के अंदर रखिए। क्या होता है ना कि जितनी आपकी बाइक स्पीड लिमिट के अंदर रहती है ना, तो आपका रिस्पॉन्स उतना ही ज़्यादा क्विक होता है। और हाईवे में क्या है ना कि आप देख ही रहे हो, लेफ़्ट में भी जंगल है, राइट में भी जंगल है। हम गांव से भी जा रहे हैं, हम नदियों से भी जा रहे हैं। अभी हम फ़िलहाल गांव से जा रहे हैं, एक हाईवे को छोड़ के दूसरे हाईवे में कनेक्ट कर रहे हैं। सुबह का टाइम है, डर इस बात का है कि कोई सुबह अपना सुबह का कार्यक्रम करते हुए दौड़ ना पड़े। पर ठीक है, ये सब बातों का ध्यान रखिए। स्पीड हमेशा लिमिट में रखिए। हमेशा हमेशा आप लोकल स्पीड का गाइडलाइंस ज़रूर चेक करें। देयर आर सिटीज़ जहाँ पे टू व्हीलर पे स्पीड लिमिट्स पे फ़ाइन है। ऑलवेज चेक ऑन दोज स्पीड लिमिट्स। हाईवेज़ का अलग होता है, सिटी का अलग होता है, एक्सप्रेसवे का अलग होता है। ऑलवेज चेक ऑन दोज स्पीड लिमिट्स। फ़िलहाल सुबह के 10 बज चुके हैं और अभी भी मैं ग्वालियर पहुंचने में ज़्यादा टाइम है नहीं। मैं एक्चुअली ग्वालियर बाईपास पे ही हूँ और ग्वालियर ही बाईपास कर रहा हूँ। इसके बाद गुना है, उसके बाद इंदौर। डिस्टेंस अभी भी ETA टू डेस्टिनेशन मेरा 19 घंटे का दिखा रहा है। डैट मीन्स कि मुझे पूरी रात ड्राइव करनी होगी। गलती वही हुई मुझसे कि मैंने काफ़ी लेट स्टार्ट किया। 10 बजे सुबह मुझे निकलना था और मैं 12 बजे निकल रहा हूँ। ये एक खैर एनीवेज़, वेदर अच्छा है, वेदर काफ़ी अच्छा है। और वेदर से याद आया कि अगर आप ठंड में राइड कर रहे हैं तो आप रात को अवॉइड करिए। अगर आप गर्मी में राइड कर रहे हैं तो सुबह के 11 से 3 बजे का ज़रूर अवॉइड करिए धूप। ये ठंड का रात और गर्मी की ये जो टाइम मैंने बोला 11 से 3 का, ये काफ़ी प्रचंड गर्मी या प्रचंड ठंड वाला टाइम होता है। और इसमें क्या होता है ना कि आप गियर्स कितने भी पहनो, एक डिस्कम्फर्ट आपके लाइफ में रहता ही रहता है। तो ये एक एडिशनल टिप है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि जब भी आप लॉन्ग डिस्टेंस राइड प्लान कर रहे हैं, वेदर के हिसाब से प्लान करें। और साथ में जितने भी आपके ट्रिप के डेस्टिनेशन में जो भी मेन सिटीज़ या मेन शहर आ रही है, मेन डिस्ट्रिक्ट्स आ रही है, उसका लोकल वेदर रिपोर्ट ऑलवेज चेक कर लें। मैंने चेक किया था, वेदर रिपोर्ट के हिसाब से बारिश नहीं होनी थी। सॉरी, बारिश आगरा में होनी थी, गुना में होनी थी, ग्वालियर में होनी थी। बट अभी तक बारिश थ्रू आउट मुझे हाईवे पे मिली है, छिटपुट छिटपुट छिटपुट, जो कि वेदर रिपोर्ट नहीं करता है। आगे देखते क्या होता है। फ़िलहाल अभी हम ग्वालियर क्रॉस कर चुके हैं, गुना इसके बाद हमें इंदौर जाना है। इंदौर में ही नेक्स्ट ब्रेक लेंगे अपन। नाश्ते का जुगाड़ देखते हैं यहाँ नाश्ता, क्योंकि MP में एक चीज़ बहुत अच्छी है। आप कहीं भी किसी भी ढाबे में चलती ढाबे का पहचानने का एक ही तरह का, वहाँ भीड़ लगी होगी, या तो ट्रक वालों की भीड़ लगी होगी या बस वालों की भीड़ लगी होगी। अब देखो, मेरा ऐसा कोई वो नहीं है कि खाने के लिए मैं ऐसी जगह पे रुक सकता हूँ। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस मुझे यही बोलता है सोलो राइड करते हुए कि जिन ढाबों पे ट्रक या बसेस लगी हो काफ़ी ज़्यादा, वहाँ पे खाना अच्छा मिलता है। और MP में तो बाय डिफ़ॉल्ट खाना बहुत अच्छा मिलता है। तो अगर आप MP के हाईवे से जा रहे हैं तो कोशिश करिए कि आपका तीनों टाइम का मील MP में हो जाए। आपको मज़ा आएगा यहाँ का खाना खा के। वेदर तो अच्छा है ही, रोड्स मानसून की वजह से ख़राब है, मेंटेनेंस नहीं है। दूसरी गलत चीज़ है कि रोड पे गायें बहुत हैं। ये एक माइनस पॉइंट है पूरे ट्रिप का अभी तक का सो फार, कि गाय बहुत है और गड्ढे ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। और ऐसे वैसे गड्ढे नहीं कि आप जिसको आप निकल जाओ, ऐसे गड्ढे हैं जो आपके अलॉयज़ तोड़ दें। इन दोनों चीज़ को छोड़ के वेदर बहुत अच्छा है, वेदर बहुत प्यारा है। धूप अभी तक आई नहीं है और हवा ठंडी है, इसलिए मैं भगा रहा हूँ जितनी तेज़ भगा सकता हूँ। हाँ, विंड ब्लास्ट है और विंड ब्लास्ट की वजह से काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस है, बट थैंक्स टू माय विंडशील्ड जो मैंने इंस्टॉल कर रखा है। और अब जानना चाहती है कौन सा विंडशील्ड है, तो क्योंकि मैं बहुत सारे K390 एडवेंचर यूज़र्स को जानता हूं जो काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं विंडशील्ड वगैरह में। करना भी चाहिए, विंडशील्ड एक अच्छा अपग्रेड होता है, विंडशील्ड एक अच्छा एसेसरीज़ होता है बाइक में लगाने के लिए। बट टू अ लार्जर सेक्शन हु डोंट वांट टू गो
द हाईएस्ट साइड ऑफ मॉडल्स लाइक जो जीबी वगैरह यूज़ कर रहे हैं, जिसका प्राइस रेंज अराउंड 5000-6000 है, ये मैंने लोकली प्रोक्योर किया है, इनफैक्ट लोकली बनवाया है. देयर इज़ अ मैकेनिक एंड देयर इज़ अ शॉप इन करोल बाग विच हेल्प्स यू डू दैट, कि आप डिज़ाइन लेके आओ एंड दे विल हेल्प यू प्रोक्योर द आइटम एंड ऑन यू कैन मेक इट. तो ये मैंने खुद बनवाया अपने फ्रेंड से. तो आप जानना चाहते हैं किस तरह का विंडशील्ड है, डू लेट मी नो, आई विल कमेंट. आई विल ऑल्सो मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन जो बेसिक एसेसरीज रिक्वायर्ड होती हैं अपनी राइड करने के लिए, क्योंकि बहुत लोगों का आदत क्या है ना कि बाइक लेने के बाद उसको पूरा लोडअप कर देते हैं, ये डाल देते हैं, वो डाल देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं. ज़रूरी नहीं है दोस्त लोग. अभी आज के डेट में मैं आपको ऐसे बहुत सारे एसेसरीज़ के बारे में बता दूंगा जो कि है ही नहीं रिक्वायर्ड, जस्ट बिकॉज उसके अराउंड मार्केटिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कि अगर आपने ये नहीं किया तो वो हो जाएगा, ऐसा 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 अराउंड. बट ऐसा नहीं है. सो बेसिक एसेसरीज जो आपको लॉन्ग डिस्टेंस पे अपने बाइक के साथ रहनी चाहिए, ये मैं कोशिश करूँगा या तो इसी वीडियो में बता दूँ या आपको इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊँगा. और बेसिक सेटअप जो मैं अपने साथ अपनी सेफ्टी और कंफर्ट के लिए रखता हूँ, अगर आपको इसके बारे में जानना है, डू कमेंट इन द वीडियो. मैं आपके साथ ज़रूर ये भी टिप शेयर करूँगा. हम लोग हाईवे पे हैं और अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो आप नोटिस कर रहे होंगे गाय कहीं भी बैठी हुई है, कार वाले कहीं भी चला रहे हैं, ट्रक वाले कहीं भी घूम रहे हैं, बाइक वाले कहीं भी चला रहे हैं, कोई स्लो स्पीड में, कोई हाई स्पीड में, कोई जिगजैग स्पीड में. तो हाईवे ये ऐसा ही होता है भैया. अगर आप इंडिया में रह के ये एक्सपेक्ट करोगे कि लोग लेन में चलाएंगे, लेन में चलाना चाहिए और लेन में ही चलाना चाहिए, और जब भी आप लेन चेंज करिए तो इंडिकेट करना चाहिए. बट बीइंग ए राइडर एंड बीइंग ए राइडर विथ एक्सपीरियंस, मैं आपको बता सकता हूँ कि इंडिया में ये एक्सपेक्टेशन करना कि लोग लेन में चला रहे हैं, ये आपकी गलती होगी. आपकी कोशिश, आपकी एक्सपेक्टेशन की कोशिश यही होनी चाहिए कि लोग लेन में चलाएं, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन इतनी नहीं होनी चाहिए कि सब लोग लेन में चलाएंगे. अब उन लोगों को ध्यान में रखते हुए आप अपने लेन के साथ खिलवाड़ न करें. लेन के साथ खिलवाड़ न करें इसका मतलब सिंपल होता है कि जब आप बाइक चलाते हैं ना, तो बाइक जो सीजन राइडर है उनको पता होगा, और जब आप एक अच्छा खासा राइड कर लेते हैं और आपको एक्सपीरियंस आ जाता है, आपको पता है ना, हर एक ड्राइविंग कर रहे हो चाहे राइडिंग कर रहे हो, एक लाइन होता है अपना कि आपको कहाँ लैंड करना है, आपको कहाँ अपनी कार लेके जानी है, बाइक लेके जानी है. दोनों में सेम प्रिंसिपल होता है. जहाँ आप देख रहे हो आपकी बाइक या आपकी गाड़ी वहीं जाएगी. तो उसका कहने का मतलब, जब भी आप चला रहे हो बाइक या कार, ऑलवेज इंश्योर कि आप सिंगल लेन में हो. इन द वर्स्ट सिनेरियो आपको अगर लेन चेंज करना है ना, तो आप अपनी इमीडिएट कार को आप अपने सामने वाले इमीडिएट गाड़ी और पीछे वाली इमीडिएट गाड़ी को ना छोड़ के आगे वाली 2 गाड़ियाँ और पीछे वाली 3 गाड़ियों को ज़रूर देखें, ज़रूर नोटिस करो. और इसके लिए आपका साइड मिरर का होना ज़रूरी है, बाइक में भी कार में भी. तो जब भी आप लेन चेंज कर रहे हो, अपने आगे वाली 2 गाड़ियों को देखें, अपने पीछे वाली 2 गाड़ियों को देखें, एंड देन चेंज लेन विथ इंडिकेटर. मेरे पास बाइक में, हाँ, मेरे बाइक का इंडिकेटर ख़राब हो रखा था, बट थैंक्सफुली मेरा फ्लैशर काम कर रखा था, तो मैंने फ्लैशर यूज़ कर रखा था. और हाईवे का क्या है ना कि आप किसी को बोल नहीं सकते हो कि ऐसे चलाओ वैसे चलाओ, सब अपने कंफर्ट से चलाते हैं. बारिश शुरू हो गई, भागना पड़ेगा यार. ये छिटपुट बारिश है ना, मेरे को रुला देंगे. बाइक इतनी गंदी हो रखी है, कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ. ये नहीं 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 हनी. ओह, ये बारिश में जो सबसे बड़ी इश्यूज़ होती है ना कि कहाँ रुकना है, कैसे रुकना है. और दूसरा एक बहुत वियर्ड सा इशू है, 2 इशू है. आई मीन कंटिन्यूस बारिश होती है, आप रेन कोट पहनते हो, समझ में आता है, आपको प्रॉपर कवर मिलता है नॉल. लेकिन द मोमेंट बारिश स्टॉप्स, भाई साहब, वो रेन कोट जहर हो जाता है. आप रेन कोट पहन के बाइक चला ही नहीं सकते, क्योंकि रेन कोट लिटरली पूरा का पूरा हवा रोक देता है. और इसकी वजह से क्या होता है कि वो इतना गर्मी सा फील होता है ना कि पूरा वो किचकिची लगता रहता है. तो ये छिटपुट बारिश ना उसको और वर्स्ट बनाती थी. एकदम तेज़ होती है, रुकती है, देखो अभी धूप आ गया. मैं पिछले ग्वालियर से, जब से मैं घर से निकला हूँ और जब से मैंने यमुना एक्सप्रेसवे क्रॉस करा है, तब से मैं यही झेल रहा हूँ. ये लगाओ, वो लगाओ, वो लगाओ. अभी तो मैंने अपने गोप्रो को, मैंने एक्शन 3 को, एक्शन 3 से याद आया कि गोप्रो मेरा सेकेंडरी कैमरा हो चुका है. और अगर आप मेरे वीडियोस को देख रहे होंगे तो मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए जिसमें मैंने बोला है कि गोप्रो इज़ द वर्स्ट एक्शन कैमरा यू कैन हैव.
एक्शन 3 मैं यूज़ कर रहा हूँ, साथ में मैं ऑस्मो 2 यूज़ कर रहा हूँ और गोप्रो भी यूज़ कर रहा हूँ सेकेंडरी कैमरा की तरह से। द डिफरेंस अब जो अभी तक मैंने एक्शन 3 के साथ फील किया है और जो गोप्रो के साथ फील किया है, गोप्रो क्या है ना कि गोप्रो बहुत सेंसिटिव कैमरा है। गोप्रो यूज़ करने के लिए बना है एक क्लोज्ड इन्वायरमेंट में, एक वेरी सेफ इन्वायरमेंट में। उसको आप ज़्यादा उसके एक्शन वे में मोड में ले जाओगे तो वो गिव अप कर देता है। अभी तक गोप्रो से मैंने पिछले 8 घंटे में गोप्रो से मैंने सिर्फ 4 वीडियोस बना पाया हूँ, क्योंकि मैक्सिमम टाइम वो हीटअप हो जा रहा था, हैंग अप हो जा रहा था, वाइब्रेशन की वजह से ये हो रहा था, वो हो रहा था, तो उसके बड़े टंटेबाजी हैं। ये वाला जो वीडियो है मेरा ऑस्मो 2 से बन रहा है। ऑस्मो 2 से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये ऑस्मो 2 से नहीं, ये मेरा गोप्रो से वीडियो बना रहा हूँ, राइट, सॉरी, ये मैं गोप्रो 2 से वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि गोप्रो में एक अच्छी चीज़ है उसका स्टेबलाइजेशन, दैट आई थिंक एक्शन 3 और ऑस्मो 2 के तो बियॉन्ड ही लेवल का है। तो मेरा प्राइमरी कैमरा ऑस्मो एक्शन 3 और मैं यही ऑस्मो यूज़ करने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू बी लॉयल कस्टमर ऑफ ऑस्मो एक्शन सीरीज़ कैमरा, क्योंकि पैसा आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको उसमें रिटर्न चाहिए होता है। आप पैसा इन्वेस्ट करने के बाद आपको रिटर्न नहीं मिलेगा तो आप बेवकूफ़ की तरह फील करोगे। और गोप्रो में मैंने बहुत EMI बनवाई गोप्रो के चक्कर में, माइक लिया, माइक अडेप्टर लिया, लेकिन वो एट द एंड बेकार ही निकला। एनीवेज़, अपन लोग अभी घाटी से निकल रहे हैं। MP का क्या है ना कि एक तो MP का लैंडस्केप, आप ये वाला जो पूरा बेल्ट देखते हो ना, ये छोटा नागपुर प्लेटू पूरा वेस्टर्न घाट्स वहाँ तक जाता है, पलामू से स्टार्ट होता है, वेस्टर्न घाट्स तक जाता है, और काफ़ी अमेजिंग ये लैंडस्केप है। काफ़ी आप सेम लैंडस्केप झारखंड में भी देख लोगे, उड़ीसा में भी देख लोगे, महाराष्ट्र में भी देख लोगे, और इनफैक्ट डाउन साउथ मोस्टली लैंडस्केप सेम है, छोटे छोटे पहाड़, बहुत सारा डेंस फॉरेस्ट एंड ऑल। और ये पर्टिकुलर एरिया तो पर्टिकुलरली चंबल घाटी से ही होके जा रहा है बीचों बीच। तो ये तो नए हाईवेज़ बने। किसी टाइम में मैं जब इंदौर जा रहा था तो ये हाईवे था नहीं, आधा रास्ता खेतों के थ्रू ही था, हाईवे तो आधे रास्ते के बाद मिला था। इस काम तो हुआ है, काम तो बहुत हुआ है MP में, बट एक जो चीज़ मुझे कमी दिख रही है वो है मेंटेनेंस में। रोड इन्होंने बनाए अच्छे, बट गड्ढे इतने हैं और पैच वर्क कर रखा है, ये गलत काम है। एनीवेज, सेम कहानी पूरे इंडिया की है। सरकार को आप दोष नहीं दे सकते हो, क्योंकि सरकार बनाने वाले हम लोग ही चुप हैं। और ये मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं लोगों को बोलता हूँ, आपके MP MLA से अगर आप सवाल पूछेंगे तो इससे उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, रादर उनको ये पता चलेगा कि आपकी डिमांड क्या है। आज के डेट में अपने बहुत सारे नेता लोग को ये पता ही नहीं है कि पब्लिक को चाहिए क्या। पब्लिक को रोड चाहिए, स्कूल चाहिए, एजुकेशन चाहिए, या पब्लिक को मैच चाहिए, वॉर चाहिए, या पाकिस्तान चाहिए, ये गवर्नमेंट को पता ही नहीं है। और इसी के लिए मैं सबको बोलता रहता हूँ कि आप अपने इश्यूज़ को लेके अगर आप वोकल नहीं होंगे ना, अगर लोकल से आप वोकल नहीं होंगे ना, तो ग्लोबल वोकली आप नहीं जाने जाएंगे। और ये इंडिया के साथ अभिशाप है। हमारी कंट्री में इतने सारे इश्यूज़ हैं जो ओवरलुक होते हैं, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ लोकली कंटेंड हैं एंड उसमें बाकी लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया जाता है, क्योंकि लोकली कंटेंट हो जाता है। खैर, इस पे भी अपन लोग वीडियो बनाएंगे किस तरह के इश्यूज़ हैं और जहाँ पे हमें लोगों की हेल्प चाहिए और सपोर्ट चाहिए लोगों का। और इट शुड बिकम पब्लिक अवेयर टू एवरीवन कि हाँ, हम एटलीस्ट एक्नॉलेज करना शुरू करें इशू। एनीवेज, ये सब बातें चलती रहेंगी, इस पर मैं बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा। अभी तो रास्ता ही बाकी और सफ़र बहुत लंबी अपनी यूट्यूब की होने वाली है, दैट इज़ श्योर। एक जो टिप मैं ऑन अबव दिस बाइकिंग थिंग मैं शेयर करना चाहूँगा, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और आप एक अनसक्सेसफुल यूट्यूबर से, नॉट अनसक्सेसफुल, अगर आप एक नोवाइस जिसने भी स्टार्ट किया यूट्यूबर से जानना चाहते हैं कि व्हाट आर द वन ऑफ द मिस्टेक, एक गलती जो मैं खुद रियलाइज़ कर रहा हूँ कि मैं कर रहा हूँ, वो ये है कि मैं रेगुलर नहीं हूँ। और आप मानो नहीं मानो, मैं जितने भी यूट्यूबर्स को देख रहा हूँ, जो भी यूट्यूब के गुरु बोलते हैं, अपने आप को भगवान बोलते हैं, जो भी उनके एडवाइस के हिसाब से एक चीज़ तो मुझे समझ में आती है कि आपको वीडियोस रेगुलर पोस्ट करना है। रेगुलर पोस्ट नहीं करोगे तो आप फिर रेस से बाहर ही रहोगे।
अब दूसरा जो चैलेंज है इसके साथ रेगुलर पोस्ट करने से, मेरे जैसे इंसान के साथ कि उसको नौकरी भी करनी है, 6:30-7 बजे तक की नौकरी भी करनी है, फिर उसको वीडियो भी बनाना है, फिर उस वीडियो को कंटेंट भी बनाना है। तो अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हो और आप अच्छे यूट्यूबर हो और आपके अच्छे फॉलोअर्स हैं, तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर ये टिप शेयर करो, ये सजेशन दो कि मैं कैसे इस चैलेंज को ओवरकम कर सकता हूँ। अभी मेरा बजट इतना नहीं है कि मैं एक एडिटर हायर कर लूँ या किसी बंदे को एडिट करने के लिए रख लूँ, वो मैं नहीं हूँ, वो बड़े बड़े यूट्यूबर करते हैं, ये वीडियो बनाने के लिए वो रखते हैं, मेरे पास उतना बजट नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग आई एम श्योर कि या तो यूट्यूब स्टार्ट कर रहे होंगे या उन्होंने यूट्यूब का काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म बना लिया होगा। तो आपके पास कोई सजेशन है तो आप शेयर करो, क्या पता मैं भी आगे बढ़ जाऊँ और मैं भी बढ़ जाऊँ, क्या पता मैं भी आपके साथ मिल जाऊँ कहीं रास्ते में। एंटरटेन एक कम्युनिटी बनाने की बात हो रही है। एनीवेज, हम लोग अभी भी एमपी में, जस्ट फॉर क्विक अपडेट, मैं वीडियो बना रहा हूँ हाउ टू राइड सेफली ऑन हाईवेज़, खासकर जब आप लॉन्ग डिस्टेंस राइड कर रहे हैं। गाज़ियाबाद से मैंने अपना सफ़र शुरू किया था। ये मानसून राइड है। मानसून राइड के लिए मैंने जो प्रिपरेशन करी है, हाईवे पे जाने के लिए मैंने जो प्रिपरेशन करी है, और हाईवे पे कैसे जाते हैं और हाईवे किस तरह से आपको सेफ रखते हैं, यही है इस वीडियो के बारे में। पहले पार्ट में मैंने आपको पहले इंपॉर्टेंट के 3 टिप्स बताएं जो बेसिकली प्री हिटिंग दी हाईवे का चेक्स है, बेसिकली आप कह सकते हो। और दिस पार्ट में हम बात करें कि जब आप हाईवे पे आ जाते हो तो आपको क्या क्या इंश्योर करना चाहिए। फ़िलहाल हम एमपी में, एमपी अगर आपको पता होगा इस कॉल्ड दी हार्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि इस जोग्राफिकल लोकेशन की वजह से इसको हार्ट ऑफ इंडिया बोलते हैं। एमपी आपको ये भी पता होगा कि इट्स ऑलवेज नोन फॉर इट्स रिच हिस्टोरिकल स्टोरीज़, हेरिटेज आप बोल सकते हो। काफ़ी कल्चरली रिच स्टेट रह चुका है एमपी। खजुराहो की फेमस मंदिर है एमपी में, एक वो मंदिर जो एमपी को काफ़ी फेमस बनाती है, एंड इट्स आल्सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। एमपी में हाईएस्ट नंबर्स ऑफ टाइगर पाए जाते हैं थैंक्स टू दी डेंस फॉरेस्ट एरियाज़ एंड ऑल, बट अनफॉर्चुनेटली रोड वहाँ पे भी बनाए जा रहे हैं। कल्चरल डाइवर्सिटी के मामले में एमपी में आप समझ लो कि 14 डिफरेंट लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, 40 डिफरेंट लैंग्वेज बोले जाते हैं, 40 डिफरेंट लैंग्वेज सिर्फ एक स्टेट में। एमपी इज़ ऑल्सो नोन एज मेजर प्रोड्यूसर ऑफ क्रॉप्स लाइक वीट, सोयाबीन एंड कॉटन। कपास की खेती के लिए, गेहूं की खेती के लिए और सोयाबीन के लिए जाना जाता है जनरली, थैंक्स टू इट्स रिच एलुवियल सॉइल। Mineral rich is also what MP is known for. MP is also known for minerals like coal, iron ore and diamond. MP has many tourist attraction. आप कान्हा नेशनल पार्क एक्सप्लोर कर सकते हो, आप पंचमढ़ी जा सकते हो और एट द सिटी ऑफ मांडू भी जा सकते हो। ये काफ़ी पुरानी सिटी है मांडू। ज़रूर अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो, आप स्टेट वाइज ट्रैवल करना चाहते हो, तो आप एमपी में ट्रैवल करना चाहते हो, आप मांडू से ज़रूर स्टार्ट करिए, यू विल लव द प्लेस। क्विज़ीन मैंने आपको बता रखा है, एमपी की क्विज़ीन, खासकर लोकल खाना जो मिलता है किसी भी ढाबे आप ट्राई करो, यू विल लव इट। खासकर भिंडी मसाला, दाल बाफला एंड मालपुआ। कहीं भी आप एमपी के शहरों में जाओ, मालपुआ ज़रूर खाओ। मालपुआ आपको, दो मैं उतना पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन जैसा लोगों ने बताया मालपुआ काफ़ी अच्छा होता है। कमिंग बैक टू सेफ्टी, नज़र रोड पे होनी चाहिए और कान और आँख भी बची होनी चाहिए। तो इसी के साथ सेफ्टी राइडिंग टिप्स में अगर मैं आपको बताऊं कि आपके लिए चश्मा और ईयर प्लग उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना है हेलमेट, तो शायद आप सोचेंगे कि ये लड़का मजाक कर रहा है, बट ये मजाक नहीं है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडियन हाईवेज़ में एक बहुत कॉमन चीज़ है, वो है डस्ट का उड़ना। थैंक्स टू द कंस्ट्रक्शन ऑल अक्रॉस इंडिया एंड ऑल अक्रॉस नेशनल हाईवेज़। तो डस्ट और जो छोटे कंकर होते हैं, अगर आप हाईवेज़ पे जाते हो तो ये बहुत कॉमन चीज़ होता है, डस्ट और छोटे कंकर का होना। तो ऑलवेज़ वेयर प्रोटेक्टिव आई गियर्स। कोशिश करिए कि पोलराइड ग्लास लेने के लिए, दिन में चलाने के लिए। पोलराइड ग्लास आपको क्या हेल्प करता है ना, कि वो जो ग्लेयर्स होते हैं, सन ग्लेयर्स की वजह से ना आपको दूर के डिस्टेंस, खासकर वहाँ पानी हो, अनइवन सरफेस हो, तो क्लियर नहीं दिखता है। तो पोलराइड आपको वो क्लैरिटी देता है कि किस तरह का आगे पैच है, सरफेस एंड ऑल। तो पोलराइड ग्लास पहनिए। ईयर प्लग्स आपकी श्रद्धा है, अगर आप गाने सुनना शौक करते हैं तो कोई भी ईयर प्लग्स आप यूज़ कर सकते हैं, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप गाने नहीं सुनना चाहते तो सिंपल ईयर प्लग्स आते हैं सिलिकॉन के, ज़रूर लगा लीजिए। विंड ब्लास्ट से बचने के लिए, विंड नॉइज़ बहुत तेज़ होती है हाईवे पे और उससे बचा के रहना ज़रूरी है। देखो, ये सारे जो टिप्स एंड ट्रिक्स है ना, वो मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ जो मैंने खुद
रोड पे रह के एक्सपीरियंस किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जब अपन लोगों ने राइड स्टार्ट किया था तो उस वक्त इतने ऑप्शन नहीं होते थे, राइडिंग जैकेट का ऑप्शन नहीं होते थे, ग्लव्स के ऑप्शन नहीं होते थे, हेलमेट्स आते थे, बट ये जो आज के डेट में अच्छे हेलमेट्स आते हैं वो भी नहीं ऑप्शन होते थे।